हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, 2 लेक्चर हो चुका है जिसमें मैंने पढ़ाया व्हाट इज सेल, सेल थ्योरी क्या है, ठीक है, कैसे हम लोग सेल को डिफाइन किया, कितने टाइप के सेल होते हैं, क्या शेप है, क्या साइज है, प्रोकैरियोटिक सेल कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक सेल कैसे होते हैं, ये पहले लेक्चर में हो चुका था। जब मैंने दूसरा लेक्चर स्टार्ट किया तो सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट किया कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया है, सेल वॉल क्या है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या होता है, किस तरीके से काम होते हैं, मीन्स की ईआर के बारे में बताया, उसका फंक्शन क्या है, गोल्गी एपरेटस के बारे में बताया है, साथ में लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया तक कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ये लेक्चर प्लास्टिड से। चलिए स्टार्ट करते हैं, प्लास्टिड के बारे में पढ़ते हैं। प्लास्टिड आर फाउंड इन दी ऑल प्लांट सेल एंड यूक्लिनॉइड। प्लास्टिड क्या है कि ऐसे ऑर्गेनल्स है जो सारे प्लांट्स में पाए जाते हैं और साथ में जो यूक्लिनॉइड्स हैं उनमें पाए जाते हैं, मीन्स यूक्लिना वगैरह में पाए जाते हैं। These are easily visualized under the microscope as they are large। आप इनको easily माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ईजिली क्या कीजिए, आप ले लीजिए प्लांट का सेल या फिर यूक्लिना ले लीजिए। अगर आप उसको विजुलाइज करेंगे माइक्रोस्कोप में तो आपको दिख जाएंगे कि प्लास्टिड कैसे होते हैं, क्योंकि इनका जो साइज है ना ये बड़ा है। दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट थस इम्पार्टिंग द स्पेसिफिक कलर ऑफ द प्लांट। ठीक है, इनके पास कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट होते हैं जो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर देते हैं और इनके अलग अलग फंक्शन भी होते हैं। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द पिगमेंट प्लास्टिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। अगर हम पिगमेंट के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड करें प्लास्टिड को तो 3 टाइप के होंगे, क्लोरोप्लास्ट होंगे, क्रोमोप्लास्ट होंगे और ल्यूकोप्लास्ट होंगे। ठीक है, अगर पिगमेंट के अकॉर्डिंग हम इसे डिवाइड कर रहे हैं। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैटिनाइड पिगमेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। जो क्लोरोफिल हैं, ठीक है, और कैटिनाइड पिगमेंट है, किसके अंदर आते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आते हैं। मतलब कि हम लोग जो क्लोरोफिल चिल्लाते हैं ना, तो किसके पिगमेंट के आधार पर प्लास्टिड को डिवाइड किया गया है, क्लोरोप्लास्ट पे। ठीक है, इसके अलावा कैटिनाइड पिगमेंट जो होते हैं ये दोनों ही क्लोरोफिल हो गए चाहे कैटिनाइड पिगमेंट, ये दोनों ही क्या करते हैं कि जो लाइट आती है सनलाइट, इनको क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके। मतलब कि ये लाइट रिएक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, इन the chromoplast, the fat soluble carotenoid pigment like keratin, xanthophyll and other pigment are present। ठीक है, जो कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट है ये कैसे होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं। मीन्स अगर आप इन पिगमेंट्स को फैट में डाल देंगे तो उसमें सॉल्युबल हो जाएंगे। इनमें और कौन से पिगमेंट आते हैं, किसमें, कैरोटिनॉइड्स में। ठीक है, कैरेटिन हो गया, xanthophyll हो गया और अदर पिगमेंट आते हैं। ठीक है, दिस गिव द पार्ट ऑफ द प्लांट एज ए येलो, ऑरेंज और रेड कलर। ठीक है, जो कैरोटिनॉइड हैं इनके वजह से कौन से कलर आते हैं प्लांट में, जैसे हम लोग गाजर खाते हैं ऑरेंज कलर है, ठीक है, येलो कलर का अगर कोई हम लोग फ्रूट खा रहे हैं तो किसकी वजह से सारे पिगमेंट आ रही है, कैरोटिनॉइड्स की वजह से आ रहे हैं। ठीक है, रेड कलर भी क्या है, जो कैरेट खाते हैं वो भी रेड कलर, ऑरेंज कलर का कैरेट मिलता है मार्केट में, तो ये क्या कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। द ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट के बारे में बात करते हैं, आर द कलरलेस प्लास्टिड ऑफ वेरिड शेप एंड साइज विद स्टोर्ड न्यूट्रिएंट। जो ल्यूकोप्लास्ट है इनमें कोई कलर नहीं है, ये बोल सकते हैं व्हाइट है या फिर कलरलेस है। ठीक है, इनका जो शेप और साइज है ना ये बहुत वेरी करता है और इनका मेन काम क्या है, स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट को स्टोर करके रखते हैं। लेकिन अगर हम क्लोरोफिल की बात करें, कैटिनाइड की बात करें, इनका काम क्या है, लाइट एनर्जी, जो भी सनलाइट से लाइट आ रही है उसको क्या करने हैं, ये उसको एब्जॉर्ब करें ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके, और साथ में ये कलर भी दे रहे हैं। ठीक है, कलर इन द फॉर्म येलो कलर है, ऑरेंज कलर है, ग्रीन कलर है, पत्तियां जो लीफ की कलर है ग्रीन, क्यों आ रहा है, क्लोरोफिल की वजह से आ रहा है। ठीक है, लेकिन जो ल्यूकोप्लास्ट है ये क्या है, कलरलेस प्लास्टिड है। ठीक है, इनमें कोई कलर नहीं है, व्हाइट कलर के हैं। इनका काम क्या है, स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट, खाना को स्टोर करके रखना, न्यूट्रिएंट को स्टोर करके रखना। अब देखते हैं, अमाइलोप्लास्ट स्टोर द कार्बोहाइड्रेट स्टार्च। जो अमाइलोप्लास्ट है, ठीक है, ये तीनों ल्यूकोप्लास्ट होंगे। अभी हम लोग 3 पढ़ेंगे, अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट एंड एरोलोप्लास्ट। ये तीनों क्या होंगे, बोल सकते हैं कि ये पार्ट है किसके, ल्यूकोप्लास्ट के। इनका काम क्या है, स्टोरेज करना न्यूट्रिएंट को। ठीक है, अमाइलोप्लास्ट किसको स्टोर करेंगे, बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को, जैसे कि पोटैटो में देखने को मिलेगा। इलियोप्लास्ट स्टोर ऑयल एंड फैट। जो एलियोप्लास्ट है ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं ऑयल और फैट को। अगर नहीं याद हो रहा है इसको तो यहाँ पे देखिए आई ओ लिखा है, तो यहाँ पे ऑयल और फैट को स्टोर ही करेगा। ठीक है, वेयर एज द एलेरोप्लास्ट स्टोर द प्रोटीन। जो एलेरोप्लास्ट होंगे ये क्या करेंगे, स्टोर करेंगे प्रोटीन्स को। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल ऑफ द लीफ। ठीक है, ज्यादा करके जितने भी क्लोरोप्लास्ट है कहाँ पाए जाते हैं, लीफ में जो मेसोफिल सेल है, ठीक है, उनमें पाए जाते हैं।
दीज आर लेंस शेप होते हैं, ओवल, स्पेरिकल एंड डिस्क्वायड और इवन द रिबन लाइक ऑर्गेनल हैविंग द वेरिएबल लेंथ 5 to 10 माइक्रोमीटर इन द लेंथ होगा, विथ जो होगा 2 से 4 माइक्रोमीटर होगा। मतलब कि जो बोल सकते हैं जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, इनका शेप क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। लेंस लाइक भी देखने को मिल सकते हैं, ओवल भी देखने को मिल सकते हैं, स्पेरिकल देखने को मिलते हैं, डिस्क लाइक शेप देखने को मिल सकते हैं, रिबन लाइक शेप देखने को मिल सकते हैं। इनका जो लेंथ है 5 to 10 माइक्रोमीटर है, ठीक है। अगर विड्थ की बात करते हैं तो 2 से 4 माइक्रोमीटर। याद करने का तरीका बता रही हूँ, 5 से 10 मीन्स 5 है, फिर 10 है मीन्स उसका दुगना हो गया, ठीक है। विड्थ क्या हो गया, 2 से 4, 2 है तो 4 हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। दियर नंबर वेरीज फ्रॉम 1 per cell of Chlamydomonas and the green alga to the 20 to 40 cell per cell in the mesophyll, ठीक है। अगर हम Chlamydomonas की बात करते हैं तो उसके हर एक सेल में क्या होगा, सिर्फ एक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर हम किसी ग्रीन एल्गी को उठा लें तो उसके हर मेसोफिल सेल में लगभग 20 से 40 क्या होंगे, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। इनमें भी क्या होता है कि 2 मेम्ब्रेन पाई जाती है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या था, आउटर मेम्ब्रेन था, इनर मेम्ब्रेन था। अब हम जब पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट को तो ये भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। वन ऑफ द टू, द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमेबल, ठीक है। इनमें 2 मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, जिनमें से दोनों में से जो अंदर वाला मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, इनर वाला जो क्लोरोप्लास्ट का मेम्ब्रेन है ना, ये बहुत लेस परमेबल है। बहुत बोल सकते हैं कि सबको इजाजत नहीं देता है कि तुम अंदर आओ, ठीक है। ये बहुत ही सिलेक्टिव है, ठीक है। सबको इजाजत नहीं देगा कि तुम अंदर आ जाओ। कहाँ पे आ जाओ, स्ट्रोमा में आ जाओ। द स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, ठीक है। मतलब बाहर आउटर मेम्ब्रेन हो गया, फिर इनर मेम्ब्रेन जो होगा क्लोरोप्लास्ट का, ये क्या है, लेस परमेबल है, चीज़ों को जल्दी जाने नहीं दे रहा, ना अंदर से बाहर ना बाहर से अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो अंदर वाले जो ये पूरी एरिया है, ठीक है, जैसे हम लोग सेल के अंदर देखते हैं साइटोप्लाज्म होता है, वैसे अगर हम क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखेंगे तो इस पूरे एरिया को क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा बोलेंगे, ठीक है। ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटन मेम्ब्रेन सैक कॉल्ड थैलाकॉइड आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा, ठीक है। जो थैलाकॉइड है, यहाँ पे ढेर सारे सैक लाइक थैलाकॉइड इस तरीके से अरेंज है, ठीक है। जैसे हम सिक्के को एक के ऊपर एक रखते हुए जाएंगे, हम क्या बोलते हैं उसको, पाइल्स ऑफ कॉइन, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे ढेर सारे थैलाकॉइड कहाँ इकट्ठा है, स्ट्रोमा में है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखिए, थैलाकॉइड आर अरेंज इन स्टॉक लाइक द पाइल्स ऑफ द क्वाइन कॉल्ड द ग्रेना, या फिर ग्रेनम भी बोल सकते हैं, और द इंटीग्रल थैलाकॉइड, ठीक है। अगर एक रहे, ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर अगर एक रहे, ठीक है, मेम्ब्रेनस सैक, इसे हम थैलाकॉइड कहेंगे। अगर ढेर सारे थैलाकॉइड इस तरीके से एक के ऊपर एक रखे गए हैं, ठीक है, जैसे कि हम ढेर सारे सिक्के को एक के ऊपर एक रखे जाएं तो क्या बन जाएगा, कि स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे, एक साथ ग्रेना बोलेंगे, ठीक है, या फिर ग्रेनम बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं इंटरग्रेनल थैलाकॉइड बोल सकते हैं, ठीक है। इन एडिशन देयर आर फ्लैटन मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल कॉल्ड द स्ट्रोमा लैमेली कनेक्टिंग द थैलाकॉइड ऑफ डिफरेंट ग्रेना। मतलब कि जो स्ट्रोमा है वहां पे एक ही ग्रेना तो प्रेजेंट नहीं होगा, ढेर सारे यहाँ पे ग्रेना प्रेजेंट होंगे, और एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से कौन जोड़ रहा है, यहाँ पे होगा स्ट्रोमा लैमेली जोड़ रहा है, ठीक है। द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकॉइड इंक्लोजेस द स्पेस का ल्यूमेन। अगर हम थैलाकॉइड की बात करते हैं, जो ग्रेना है वो थैलाकॉइड से बना हुआ, अगर हम एक थैलाकॉइड की बात करेंगे, उसके अंदर जो जगह है, इसको हम क्या बोलेंगे, जो खाली जगह अंदर है इसे बोलेंगे ल्यूमन बोलेंगे, जो स्पेस है इनसाइड द थैलाकॉइड, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर का जो स्पेस है उसे हम स्ट्रोमा बोलेंगे, लेकिन थैलाकॉइड के अंदर का जो स्पेस है हम उसे क्या बोलेंगे, ल्यूमन बोलेंगे। द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। जो स्ट्रोमा है किसका, क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और साथ में प्रोटीन बनाएंगे। अब बताइए कार्बोहाइड्रेट कब बनेगा, जब वहाँ पे कोई रिएक्शन होगा, कार्बन की फिक्सेशन होगा, मतलब कि डार्क रिएक्शन होगा, ठीक है। लाइट रिएक्शन जब भी होगा वो कहाँ होगा, ग्रेना में होगा, लेकिन डार्क रिएक्शन कहाँ होगा, स्ट्रोमा में होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इट ऑल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम। मतलब कि हम बोल सकते हैं जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा है वहाँ पे सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलेंगे और यहाँ पे राइबोसोम भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स, ठीक है, क्योंकि इनके पास डीएनए, राइबोसोम, आरएनए वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन थैलाकॉइड। जो क्लोरोफिल पिगमेंट है कहाँ प्रेजेंट है, थैलाकॉइड्स में प्रेजेंट है, तभी तो लाइट रिएक्शन होगा। अभी मैं स्ट्रक्चर में दिखाती हूँ। द राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर 70 देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, ठीक है। अगर हम बात करते हैं चाहे क्लोरोप्लास्ट का या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के,
के अंदर का। मैट्रिक्स की बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और बात करते हैं अगर हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा की बात करते हैं, वहाँ पे जो राइबोसोम होते हैं 70s होते हैं, जो कि छोटे होते हैं किससे, साइटोप्लाज्म वाले राइबोसोम से, जो कि 80s होते हैं। ठीक है, चलिए एक स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का। यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन होता है, बाहर कौन होंगे, आउटर मेम्ब्रेन होंगे, अंदर जो होगा इनर मेम्ब्रेन होगा। इनर मेम्ब्रेन जो होता है लेस परमेबल होता है, सबको अंदर नहीं जाने देता ना, सबको बाहर जाने देगा। ठीक है, अगर हम बात करें इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है, जो खाली जगह, उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा बोलेंगे। ठीक है, किसके अंदर की स्पेस के बारे में बात करें, क्लोरोप्लास्ट की। अब वहां पे आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, बोल सकते हैं हम डिस्क लाइक कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले, इसे हम बोलेंगे एक को थैलाकोइड। अगर ढेर सारे ऐसे स्ट्रक्चर एक के ऊपर एक यहाँ पे, इसे क्या बोलेंगे हम, ग्रेनम बोलेंगे या फिर ग्रेना बोलेंगे। इन्हीं थैलाकोइड के अंदर क्या होता है कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसका मतलब कि जब लाइट आएगी, गिरेगा क्लोरोप्लास्ट पे, तो ये थैलाकोइड के पास क्या है, क्लोरोफिल है। फिर ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब कि जो लाइट रिएक्शन है कहाँ होगा, ये होगा ग्रेना में होगा। ठीक है, या फिर थैलाकोइड सिंगल को बोल सकते हैं, ग्रेना को क्या बोल सकते हैं, ढेर सारे थैलाकोइड एक के ऊपर एक है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे ये क्या है, ग्रेना स्ट्रक्चर है, ये भी ग्रेना, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसकी हेल्प से जुड़े हुए हैं, स्ट्रोमा लैमेली की वजह से जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा जो स्ट्रोमा है, इनमें क्या पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ठीक है, राइबोसोम प्रेजेंट होता, इनके पास कुछ ऐसे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, कहाँ, स्ट्रोमा में, जो क्या करते हैं, बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। प्रोटीन कैसे बनेगा, क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट है, वो भी 70s वाले, कहाँ प्रेजेंट है, स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन अब लाइट रिएक्शन हो गया, एटीपी बन गया, NADPH2 बन गया, ठीक है, ऑक्सीजन बन गया, कहाँ बन रहा है ये थैलाकोइड या ग्रेनम में बन रहा है। लेकिन डार्क रिएक्शन कहाँ हो रहा है, स्ट्रोमा में हो रहा है। मीन्स यहाँ बोल सकते हैं ग्लूकोज की फॉर्मेशन, या फिर बोल सकते हैं कार्बन का फिक्सेशन कहाँ होगा, CO2 का फिक्सेशन कहाँ होगा, स्ट्रोमा में होगा। तो जब कभी क्वेश्चन आए कि डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, वो स्ट्रोमा में होगा। ठीक है, लाइट रिएक्शन कहाँ होगा, वो होगा थैलाकोइड बोल सकते हैं अगर ऑप्शन में दिया है, नहीं तो ग्रेनम इज द बेस्ट वन। ओके, एक खास बात और कि जो ग्रेना है, ग्रेनम या फिर ग्रेना, इनमें PS1 PS2 प्रेजेंट होते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जो स्ट्रोमा लैमेले है, यहाँ पे सिर्फ PS1 प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे PS2 नहीं प्रेजेंट होता, NADPA रिडक्टेज एंजाइम भी प्रेजेंट नहीं होता है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, राइबोसोम। अब हम लोग राइबोसोम के बारे में पढ़ते हैं। राइबोसोम आर द ग्रेनुअल स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज अ डेंस पार्टिकल बाय जॉर्ज प्लेट्स इन 1953। ठीक है, जो राइबोसोम है क्या है, ग्रेनुअल स्ट्रक्चर है, छोटा छोटा बोल सकते हैं, ग्रेनुअल के फॉर्म में स्ट्रक्चर। इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, नॉन मेम्ब्रेनस है। साथ में इसको सबसे पहले किसने देखा था, माइक्रोस्कोप से जॉर्ज प्लेट ने देखा था इन 1953 में। They are composed of ribonucleic acid and the protein and not surrounded by any membrane। ये किससे बने हुए, राइबोसोम RNA से बने हुए हैं और प्रोटीन से बने हुए हैं। राइबोन्यूक्लिक एसिड से बने हुए हैं और प्रोटीन से बने हुए हैं, और इनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है। The eukaryotic ribosome are 80s while the prokaryotic ribosome are 70s। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है साइटोप्लाज्म वाले, वो कैसे हैं, 80s होते हैं। और प्रोकैरियोटिक के जो राइबोसोम होते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट है, इनर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, वहाँ पे चिपके हुए हैं, या बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, कहाँ पे, प्रोकैरियोटिक सेल में, वो 70s होते हैं। इसके अलावा यूकैरियोटिक जो सेल है उसमें जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, वहाँ पे भी राइबोसोम पाए जाते हैं, कौन वाले, 70s वाले पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ईच राइबोसोम हैज़ 2 सब यूनिट, लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, हर राइबोसोम का एक बड़ा यूनिट होगा, एक छोटा यूनिट होगा। जैसे स्ट्रक्चर में देखिए, ये बड़ा यूनिट है लार्जर, ये स्मॉलर है, दोनों क्या हुए, एक साथ चिपक गए। किसकी हेल्प से, मैग्नीशियम आयन की हेल्प से ये क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। ठीक है, द 2 सब यूनिट ऑफ 80s राइबोसोम इस 60s होंगे, 40s होंगे। जब 80s वाले राइबोसोम होंगे तो जो उसकी बड़ी यूनिट होगी वो कौन सी होगी, 60s होगी, छोटी वाली 40s होगी। ठीक है, while the 70s राइबोसोम आर द 50s एंड 30s। जो 70s वाले होंगे वो कैसे होंगे, 50s होंगे, और जो छोटा वाला होगा वो 30s होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। हियर यस सेडबर्ग यूनिट स्टैंड फॉर सेगमेंटेशन कोफिशिएंट। इट इज इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। जो यस है ये क्या करता है, इसको बोलते हैं सेडबर्ग यूनिट बोलते हैं, सेगमेंटेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं। इनडायरेक्टली ये क्या मेजर करता है, डेंसिटी को मेजर करता है और साइज को मेजर करता है, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। ठीक है,
बोथ 70S एंड 80S राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट, चाहे 70S वाले हों चाहे 80S वाले हों, दोनों ही 2 सब यूनिट से बने हैं। मतलब अगर 80S वाला राइबोसोम है तो इसका मतलब जो उसकी बड़ी सब यूनिट होगी वो कैसी होगी, 60S होगी। छोटी सब यूनिट कैसी होगी, ये होगी 40S होगी, ठीक है। और दोनों जुड़ जाएंगे तो किससे, मैग्नीशियम आयन से। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 70S की, तो छोटी वाली जो सब यूनिट होगी ये कितनी होगी, 30S होगी, लेकिन जो बड़ी वाली होगी वो कितनी होगी, 50S होगी। दोनों ही जुड़ जाएंगे मैग्नीशियम आयन से। आगे चलते हैं, साइटोस्केलेटन, नाम से लग रहा है साइटो मतलब सेल, स्केलेटन का मतलब ढांचा, सेल का ढांचा, ठीक है। An elaborate network of filament proteinous structure consists of microtubule, microfilament, intermediate filament present in the cytoplasm is called collectively refers to as cytoskeleton। ठीक है, एक elaborate नेटवर्क है, मीन्स हम बोल सकते हैं ढेर सारे नेटवर्क हैं, ठीक है। किसका बना है, फिलामेंट, प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीनस स्ट्रक्चर है, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, ट्यूबुलिन प्रोटीन हो गया, यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट एक्टिन प्रोटीन हो गया, इंटरमीडिएट फिलामेंट इसे कैरेटिन प्रोटीन बोल सकते हैं। ये सब तीनों एक साथ कहाँ प्रेजेंट है, इकट्ठा, ठीक है। ये प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, इसे हम क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन बोलते हैं, ठीक है। The cytoskeleton in cell are involved in many functions such as mechanical support, motility, maintenance of the shape of the cell। जो साइटोस्केलेटन कहाँ प्रेजेंट है, सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, तो इनका कुछ काम भी तो होगा, जैसे मैकेनिकल सपोर्ट से बचाते हैं, अगर कोई बाहर से डैमेज हो रहा है उससे बचाते हैं। दूसरा, मोटिलिटी में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, जो शेप है सेल की उसको भी मेंटेन करते हैं। मीन्स आप याद कर सकते हैं एम फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, एम फॉर मोटिलिटी, एम फॉर मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। आगे चलते हैं, आगे है सीलिया एंड फ्लैजुला। सीलिया और फ्लैजुला के बारे में देखते हैं, क्या है सीलिया और फ्लैजुला। सीलिया एंड फ्लैजुला आर द हेयर लाइक आउट ग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अगर हम किसी भी सेल की बात करें, अगर सीलिया फ्लैजुला प्रेजेंट है तो ये बाहर, आप सेल मेम्ब्रेन में देखेंगे कुछ बाहर निकला हुआ, कुछ हेयर लाइक बोल सकते हैं, आउट ग्रोथ है, ठीक है, बाहर निकले हुए हैं, चाहे सीलिया हो चाहे फ्लैजुला हो। सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक ए ओर कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर ऑफ द सेल और अराउंड द फ्लूइड, ठीक है। जो सीलिया होते हैं वो कैसे होते हैं, ये मान लीजिए कोई सेल है, ठीक है, ये बाहर जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, स्मॉल स्ट्रक्चर होंगे जो क्या करेंगे, चाकू की तरह काम करेंगे, और ठीक है क्या करेंगे, ये मूवमेंट में हेल्प करेंगे इस तरीके से, ताकि चाहे सेल के अंदर या सेल के बाहर क्या हो सके, पूरा मूवमेंट हो सके सीलिया की हेल्प से, ठीक है। जो सीलिया है ना, जैसे पैरामीशियम में देखते हैं सीलिया क्या होता है, प्रेजेंट होता है उसके बाहर वाले सरफेस पे, सेल मेम्ब्रेन पे, क्या करता है, उसको मूव कराने में हेल्प करता है, लोको मोशन कराने में हेल्प करता है, ठीक है। और जो भी उसके सराउंडिंग में फ्लूइड होगा उसको मूव कराएगा, जो भी खाना होगा उसको अंदर की तरफ लेगा, कहाँ, अपने गलेट में लेगा, ठीक है। आगे देखते हैं फ्लैजुला। फ्लैजुला आर कंप्लीटली लॉन्ग एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। जो फ्लैजुला होता है, ये सीलिया हो गए, इनसे क्या होता है, बड़े होते हैं और इनका मेन काम क्या होता है, मूवमेंट कराना, ठीक है। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ऑल्सो पॉजेस द फ्लैजुला बट दी आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द यूकैरियोटिक फ्लैजुला, ठीक है। अगर बात करते हैं बैक्टीरिया की, या फिर बोल सकते हैं प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरिया हैं, या फिर बोल सकते हैं प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है, उनमें अगर फ्लैजुला पाया जाता है वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं, किससे, स्ट्रक्चर में भी डिफरेंट होंगे, कंपोजिशन में भी डिफरेंट होंगे, किससे, यूकैरियोटिक फ्लैजुला से, ठीक है। आगे देखते हैं, द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ द सीलियम और द फ्लैजुला सो दैट दे आर कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया किसको, सीलिया को, फ्लैजुला को, ये किससे कवर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर है या सेल मेम्ब्रेन से कवर है, ठीक है। दियर कोर कॉल्ड एक्सोनोमा। इनका जो कोर है अंदर वाला वो किससे बना, एक्सोनोमा से बना है। पॉजेस ए नंबर ऑफ माइक्रोट्यूबुल रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। इसमें ढेर सारे माइक्रोट्यूबल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है, वो भी कहाँ पे, लॉन्ग एक्सिस पे। द एक्सोनोमा यूजुअली हैव 9 डबलेट ऑफ द रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल एंड द पेयर ऑफ द सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूबुल, ठीक है। अभी दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर, देखिए ये किसका एक स्ट्रक्चर है, ये है सीलिया फ्लैजुला का। बाहर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये बीच में क्या है, इसी को बोला जा रहा है एक्सोनोमा, ठीक है। साइड साइड में देखिए इसको बोलते हैं पेरिफेरल। पेरिफेरल में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल प्रेजेंट है, वो भी दो दो के साथ, डबल मींस कपल में है, ठीक है, डबलेट के फॉर्म में प्रेजेंट है, और एक दूसरे के साथ ये जुड़े हुए भी हैं, किससे, इंटर डबलेट ब्रिज से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट है, पेरिफेरल में, और उनके पास क्या है, रेडियल स्पोक भी है। इसके अलावा बीच में देखेंगे सेंट्रल सीथ है, वहाँ पे भी बोल सकते हैं वन पेयर यहाँ पे माइक्रोट्यूबुल प्रेजेंट है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, Such an arrangement of axonomal microtubule is refers to as 9+2 array। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइड साइड में कितने हैं, 9 पेरिफेरल, यहाँ पे माइक्रोट्यूबुल प्रेजेंट है, बीच में यहाँ पे एक
माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे आप एक को 1 पेयर के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, 9 + 2 हो गया। ठीक है, साइड साइड में कितने हैं, 9 है, 9 डबलेट के फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब एक साथ दो है, लेकिन बीच में क्या है, 2 है। ठीक है, क्योंकि अलग हैं, एक साथ नहीं है। जो डबलेट के फॉर्म में होंगे बोल सकते हैं कि पेयर में है या फिर कपलिंग में है। ठीक है, लेकिन बीच में कैसे हैं, अलग अलग हैं, 2 प्रेजेंट है। ठीक है, ये दोनों भी जुड़े हुए किससे जुड़े होंगे, लिंकर से जुड़े होंगे या ब्रिज से जुड़े होंगे। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा गया है, द सेंट्रल ट्यूब्यूल आर कनेक्टेड बाय ब्रिज एंड इट इज आल्सो इनक्लोज्ड बाय द सेंट्रल शीथ व्हिच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल ऑफ द ईच पेरिफेरल टेबलेट बाय द रेडियल स्पोक। यहाँ पे देखिए जो बीच वाला है, ठीक है, ये किससे जुड़े हुए हैं, ब्रिज से जुड़े हुए हैं, और साइड साइड में ये किससे जुड़े हुए हैं, जो रेडियल स्पोक है इनसे, ये इनका जो देखिए यहाँ पे इससे भी इनका जुड़ाव है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे, थस देयर इज ए 9 रेडियल स्पोक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पेरिफेरल था, मतलब साइड साइड में जो थे, यहाँ पे 9 डबलेट में फॉर्म में है, तो हर एक डबलेट के पास क्या है, 9 रेडियल स्पोक हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पे, द पेरिफेरल डबलेट आर आल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर। जो साइड साइड में पेरिफेरी किनारे पे है, ये इनके बीच में किससे जुड़े हुए हैं, लिंकर से, और बीच वाला किससे जुड़ा हुआ है, ब्रिज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, या फिर हम इस लिंकर को ये भी बोल सकते हैं इंटर डबलेट ब्रिज। ओके, आगे देखते हैं, आगे लिखा गया है, बोथ द सीलियम एंड फ्लैजेला इमर्जेस फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडी। चाहे सीलिया हो चाहे फ्लैजेला हो, कहाँ से निकल के आ रहे, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये बोल सकते हैं सेंट्रोसोम का ये पार्ट है। ठीक है, जो सेंट्रोसोम ऑर्गेनल होते हैं वहाँ पे सेंट्रियोल जो होते हैं परपेंडिकुलरली अरेंज होते हैं। ठीक है, तो ये जो सीलिया है, फ्लैजेला है, ये कहाँ से निकल के आ रहे हैं, सेंट्रियोल से निकल के आ रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी बोलते हैं। आपने जो स्ट्रक्चर देखा होगा किसका, फ्लैजेला का, तो मान लीजिए मैं बैक्टीरिया की बात करती हूँ, उसके सेल वॉल से निकल के आ रहा है। ठीक है, तो अंदर क्या था, बेसल बॉडी था, फिर कुछ हुक लाइक स्ट्रक्चर था, इसके बाद आता था लॉन्ग फिलामेंट स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते थे फ्लैजेला। तो जो बेसल बॉडी है उसको कौन बना रहा है, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, ये सेंट्रियोल बना रहा है बेसल बॉडी, किसके लिए, सीलिया और फ्लैजेला के लिए बना रहा है। तो आप इसको, इस स्ट्रक्चर को एक बार देख लीजिए। बाहर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, चाहे सीलिया हो चाहे फ्लैजेला हो। ठीक है, साइड साइड में पेरिफेरल में क्या होंगे, यहाँ पे पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल होंगे, वो भी डबलेट में, मतलब 2-2 के साथ होंगे। ठीक है, 9 होंगे, या फिर बोल सकते हैं 18 है, 9 बोलेंगे वैसे डबलेट के फॉर्म में है तो। ठीक है, और हर डबलेट पे एक क्या होगा, रेडियल स्पोक निकले हैं, मतलब 9 यहाँ पे रेडियल स्पोक भी देखने को मिलेंगे। ठीक, ये क्या हो गया, बीच में यहाँ पे इस तरीके का जो यहाँ पे कवरिंग है या सीथ है, इसको बोलते हैं सेंट्रल सीथ बोलेंगे। इसमें भी क्या होंगे, 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है, इनके बीच में एक लिंक है, किसके थ्रू जुड़े हुए हैं, ब्रिज के थ्रू जुड़े हुए हैं। जो साइड वाले हैं ये जुड़े हुए हैं किससे, इंटर डबलेट ब्रिज से जुड़े हुए हैं, या फिर हम बोल सकते हैं ये जुड़े हुए हैं लिंकर से। ठीक है, तो इनका जो अरेंजमेंट है 9 + 2 है। 9 + 2 क्या है, पेरिफेरी में क्या होंगे, यहाँ पे जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है वो किसमें है, डबलेट के फॉर्म में है, तो 9 हो गया, और बीच में जो सेंट्रल सीथ है यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, अलग अलग प्रेजेंट है, तो 9 + 2 में इनका अरेंजमेंट है। आगे देखते हैं, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल होते क्या है, देखिए आगे देखते हैं। सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनल यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर का सेंट्रियोल। जो सेंट्रोसोम होते हैं ये कैसे होते हैं, ऑर्गेनल होते हैं, इनमें 2 सिलिंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर होगी इस तरीके से, यहाँ एक सिलेंडर हो गया, एक सिलेंडर इस तरीके से अरेंज है, इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रियोल बोलेंगे। एक एक को सेंट्रियोल बोलेंगे, और दोनों जब इस तरीके से अरेंज होंगे इसे हम क्या बोलेंगे, सेंट्रोसोम बोलेंगे। दीज आर सराउंडेड बाय एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोल मटेरियल। एक इससे बने हुए एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोल मटेरियल से बने हुए हैं। बोथ दी सेंट्रियोल इन द सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन विच ईच हैज द ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्टविल। ठीक है, ये कैसे अरेंज है, जो सेंट्रोसोम के अंदर ये ऑर्गेनल है, इनमें सेंट्रोसियोल कैसे हो गए, ये 90 डिग्री पे, ये सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर, एक ये हो गया एक सेंट्रियोल। फिर यहाँ पे देखिए एक दूसरा सेंट्रियोल, यहाँ पे अरेंजमेंट है, यहाँ इनके बीच में 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, और इनका जो अरेंजमेंट है किस तरीके से, कार्टविल की तरह है। ठीक है, they are made up of 9 evenly spaced peripheral fibril of the tubulin protein। ये किससे बने हुए, 9 बोल सकते, पेरिफेरल मतलब कि साइड साइड में, पेरिफेरल में फिब्रिल के बने हुए, वो भी किस प्रोटीन से, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए हैं। ठीक है, ईच ऑफ द पेरिफेरल फिब्रिल इज ट्रिपलेट। ये ट्रिपलेट के फॉर्म में, अगर हमने सीलिया फ्लैजेला की बात करते हैं तो ये साइड साइड में डबलेट के फॉर्म में, अब ट्रिपलेट का मतलब एक और ऐसे आ जाएगा। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल, तो ये ट्रिपलेट के फॉर्म में है। ठीक, द एडजेसेंट ट्रिपलेट इज ऑल्सो लिंक। जो एडजेसेंट वाले, जैसे हमने यहाँ देखा कि जो डबलेट थे माइक्रोट्यूब्यूल में एक दूसरे से जुड़े हुए थे लिंकर से, तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसमें, सेंट्रोसोम में बात करेंगे, तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट होगा इस तरीके से होगा। कैसे होंगे वो, एक दूसरे से ट्रिपलेट के फॉर्म में जुड़े हुए होंगे, और किससे, लिंकर से जुड़े होंगे।
आगे देखते हैं, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज आल्सो प्रोटीनियस कॉल्ड हब विच इज कनेक्टेड विद द ट्यूब्यूल ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट बाय द रेडियल स्पोक मेड अप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, जो सेंट्रल पार्ट होगा, बीच वाला जो पार्ट होगा प्रॉक्सिमल रीजन का, किसका, सेंट्रियोल का, वो कैसे होते हैं, प्रोटीनियस होते हैं, इसे हब बोलेंगे। जैसे यहाँ पे हमने देखा था जो सेंट्रल पार्ट था, यहाँ पे बोल सकते हैं दो क्या प्रेजेंट थे, माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट थे, बट इनमें क्या होगा, किसमें, सेंट्रियोल में, या बोल सकते हैं सेंट्रोसोम में क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रोटीन होगा, उसे हम हब कहेंगे। और जो साइड साइड में ट्रिपलेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये रेडियल स्पोक से जुड़े हुए हैं, किससे, सेंट्रल सीज से। ठीक है, आगे देखते हैं, ये वो भी कैसे होंगे, जो रेडियल स्पोक होंगे वो भी किससे बने होंगे, प्रोटीन से बने होंगे। ठीक है, द सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ द सीलिया और फ्लैजिला। जो सेंट्रियोल होंगे ये बेसल बॉडी बना रहे, किसमें, सीलिया और फ्लैजिला में बना रहे हैं। और स्पेंडल फाइबर दैट गिव राइज टू द स्पेंडल एपरेटस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। जो स्पेंडल फाइबर है ये स्पेंडल एपरेटस बनाते हैं सेल डिवीजन जब होता है, किसमें, एनिमल सेल में। तो अब समझ में आया कि जो सेंट्रियोल है ये बोल सकते हैं बैक्टीरिया में भी पाया जा सकता है, प्रोटिस्टा के मेंबर में भी पाए जा रहे हैं। ठीक है, जिनमें फ्लैजिला सीलिया होगा, बट ये प्लांट में कहीं नहीं देखने को मिला, ये एनिमल में मिला। एनिमल में कब मिलेगा, जब वहाँ पे सेल डिवीजन होगा, उसमें मिलेंगे सेंट्रियोल प्रेजेंट होंगे। लेकिन जिन जिन ऑर्गेनिज्म में बोल सकते सीलिया फ्लैजिला पाए जाते हैं वहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट होंगे, क्योंकि यही बना रहे क्या, बेसल बॉडी। ठीक है, बेस बना रहे हैं। आगे देखते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, Nucleus is a cell organelle was first described by Robert Brown as early in 1831। जो न्यूक्लियस है सेल के अंदर, ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जिसको पहली बार किसने देखा था, रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था, 1831 में देखा था। लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय द बेसिक डाई वाज गिवन द नेम क्रोमैटिन बाय फ्लेमिंग। बाद में इस मटेरियल को, न्यूक्लियस के मटेरियल को बेसिक डाई से स्टेन किया गया। बेसिक डाई से क्यों स्टेन किया गया, कहीं ना कहीं ये क्या होंगे, एसिडिक होंगे, कुछ तो होगा इसमें एसिड जैसा। इनको बेसिक डाई से स्टेन किया गया और बाद में इन्हें क्रोमैटिन कहा गया। किसने कहा, फ्लेमिंग ने किया ये काम। The interface nucleus of a cell when it is not dividing has highly extended and elaborate nucleoprotein fiber called chromatin। ठीक है, इंटरफेस कैसा होता है, रेस्टिंग फेज होता है जब सेल डिवाइड नहीं करता, आराम करता है। ठीक है, सेल डिवीजन में हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इस समय क्या होगा कि जो ये बोल सकते हैं जो क्रोमैटिन है, या बोल सकते हैं जो भी न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है वो क्या है, पूरी एकदम एलोब्रेट है, और किससे बने हुए, न्यूक्लियोप्रोटीन से बने, उसे हम क्रोमैटिन बोलेंगे। साथ में क्या है, देखिए, न्यूक्लियर मैट्रिक्स है एंड वन और मोर स्पेरिकल बॉडी कॉल्ड न्यूक्लियाई। ठीक है, और इनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे बोल सकते हैं, एक या एक से ज्यादा छोटे छोटे स्पेरिकल लाइक यहाँ पे बॉडीज होंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियाई या फिर न्यूक्लियोलस बोलेंगे। ठीक है, ये भी कैसे होते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये कहानी किसके अंदर चली, ये कहानी चल रही है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस है ये, मान लीजिए, उसमें क्या है, ये बोल सकते हैं ये न्यूक्लियर का मैट्रिक्स है, या फिर बोल सकते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म है। इनमें देखने को मिला यहाँ पे डीएनए होगा, जो हम इंटरफेस में देख रहे हैं, तो क्रोमैटिन में, फाइबर में खूब पूरा एकदम कंडेंस्ड है। ठीक है, साथ में यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे बोल सकते हैं स्पेरिकल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, जो नॉन मेम्ब्रेनस है ये क्या करेंगे आगे चल के, ये भी प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, Electron microscopy has revealed that the nuclear envelope, which consists of two parallel membrane with the space between 10 to 50 nanometer called perinuclear space, forming a barrier between the material present inside the nucleus and that of the cytoplasm। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने को मिला कि जो न्यूक्लियस है ना, उसके ऊपर दो मेम्ब्रेन पाई जाती है, मीन्स डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ठीक है, और जो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है इसे बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा 10 to 15 नैनोमीटर है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलेंगे। और कितना है इसका स्पेस, 10 से 50 नैनोमीटर है। ये क्यों ऐसा है, क्यों न्यूक्लियस के ऊपर डबल मेम्ब्रेन पाया गया, इसलिए कि न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल है वो बाहर के लिए बैरियर प्रोवाइड कर रही है मेम्ब्रेन की, बाहर ना जा सके। और जो बोल सकते हैं न्यूक्लियस के बाहर का जो मटेरियल में साइटोप्लाज्म, उनके मटेरियल के लिए भी क्या एक बैरियर है। ठीक है, आगे देखते हैं, द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन कंटिन्यूअस विद द इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड ऑल्सो बियर द राइबोसोम ऑन इट। हमने पहले ही पढ़ा था कि जो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वो कहाँ से निकला है, मान लीजिए न्यूक्लियस है, इसका आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन है वहाँ से ढेर सारे इस तरीके से जालनुमा स्ट्रक्चर निकले हैं। ठीक है, रेक्टिकुलम निकले हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोलेंगे। साथ में इनमें क्या है, छोटे छोटे राइबोसोम चिपके हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है ये। ठीक है, कहाँ से निकले हैं, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस से निकले हुए हैं। At a number of places, the nuclear envelope is interrupted by minute pores which are formed by the fusion of two membrane। अगर आप बहुत गौर से देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तो आपको देखने को मिलेगा कि न्यूक्लियस है ये,
इनर मेम्ब्रेन, इसका जो आउटर मेम्ब्रेन होगा कहीं कहीं इस तरीके से फ्यूज्ड होगा, ठीक है, इस तरीके से कहीं फ्यूज्ड होगा। मान लीजिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकला हुआ है यहाँ से आउटर मेम्ब्रेन से, लेकिन कहीं कहीं जो है दोनों मेम्ब्रेन, इनर आउटर मेम्ब्रेन दोनों ही क्या फ्यूज्ड हो गए, यहाँ पे कुछ पोर जैसा बना लेंगे, ठीक है, ताकि अब इस पोर का क्या काम होगा, जो अंदर का मटेरियल होगा न्यूक्लियोप्लाज्म का मटेरियल कहाँ जा सके, साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म का जो मटेरियल वो कहाँ सके, न्यूक्लियोप्लाज्म में आ सके, या फिर बोल सकते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स में आ सके, ठीक है। दीज न्यूक्लियर पोर आर पासेस थ्रू the which the movement of RNA and protein molecule take place in both direction between nucleus and cytoplasm, ठीक है। जो न्यूक्लियस है उसका जो आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, दोनों क्या हो गए, फ्यूज हो गए और वहां पे पोर्स आ गए। ये इसी पोर से जो भी न्यूक्लियोप्लाज्म का मटेरियल है वो इजिली साइटोप्लाज्म में जा सकता है, और जो साइटोप्लाज्म का मटेरियल है इजिली कहाँ आ सकता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में, या फिर बोल सकते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स में आ सकता है। जैसे कि आरएनए के मॉलिक्यूल हो गए, प्रोटीन के मॉलिक्यूल हो गए, इजिली क्या हो सकते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं दोनों डायरेक्शन में। नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल, वेरिएशन इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आल्सो फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व। नॉर्मली देखा जाता है कि एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि एक सेल के अंदर ढेर सारे न्यूक्लियस है, जैसे टैप्टम हो गया, ठीक है, या फिर पैरामीशियम में भी देखने को मिलता है 2 सेल, ठीक है। आगे देखते हैं, कैन यू रिकलेक्ट द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल, ऑफकोर्स, जैसे कि टैप्टम हो गए जिसमें ढेर सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कोकोनट वाटर, ठीक है, उसमें भी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, जो इंडोस्पर्म होते हैं लिक्विड पानी में, उसमें भी ढेर सारे न्यूक्लियस हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं राइजोपस हो गया, स्केलेटन हो गया, इन सब में भी न्यूक्लियस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। सम मेच्योर सेल इवन लैक द न्यूक्लियस, एग्जाम्पल इथ्रोसाइट ऑफ मेनी मैमल्स एंड सीव ट्यूब सेल ऑफ द वेस्कुलर प्लांट, ठीक है। कुछ ऐसे सेल होते हैं जो मैच्योर होने के बाद अपने न्यूक्लियस को खो देते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं मैमल के आरबीसी की, उनमें क्या होता है, जब बोल सकते हैं आरबीसी मैच्योर हो जाता है उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। उसके अलावा हम प्लांट्स की बात करते हैं, प्लांट की जो वेस्कुलर बंडल जाइलम की बात करते हैं, ठीक है, एंजियोस्पर्म में जो सीव ट्यूब सेल है उनमें भी मैच्योर जब हो जाते हैं सेल, उनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता। उनको कौन हेल्प करता है या फिर उनको कौन कंट्रोल करता है, कंपेनियन सेल, ठीक है, उनके जस्ट बगल में ही होते हैं, वही सब कुछ देख रेख करते हैं। आगे देखते हैं, वुड यू कंसीडर दिस सेल एज लिविंग, क्या आप मानते हैं कि ये सेल लिविंग है? हाँ है, क्योंकि इन्होंने जो मॉडिफिकेशन किया है अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग किया है। अगर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता तो उसके अंदर स्पेस नहीं हो पाता, फिर जो ऑक्सीजन है, CO2 है, जो डिफ्यूजन कराता है गैसेस को, कैरी कराता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कराता है गैसेस को, वो नहीं करा पाता, स्पेस कम रहता, ठीक है। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियर प्लास्ट कंटेन न्यूक्लियोलस एंड द क्रोमेटिन। अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, तो क्या हो गया, न्यूक्लियस का मैट्रिक्स हो गया या न्यूक्लियोप्लास्ट कहते हैं, इनमें क्रोमेटिन होगा, और न्यूक्लियोलस होंगे जो स्पेरिकल छोटे छोटे स्पीयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, नॉन मेम्ब्रेनस होंगे। द न्यूक्लियाई आर स्पेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लास्ट, जो न्यूक्लियाई होगा या न्यूक्लियोलस होंगे कहाँ प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियोप्लास्ट में होंगे, स्पेरिकल शेप में होंगे। द कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लास्ट एट इट इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। जो कंटेंट होगा ये पूरा मान लीजिए न्यूक्लियोप्लास्ट में, इनमें पूरी तरीके से हर जगह फैले होंगे और इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी और स्पेरिकल शेप में होंगे। इट इज द साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, ये ऐसी जगह है जहाँ पे बोल सकते हैं आरएनए की फॉर्मेशन होती है, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस होता है, बनता है कहाँ, न्यूक्लियोलस से बनता है। कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट है, कहाँ, न्यूक्लियस के, ठीक है। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन सेल एक्टिवली कैरी आउट द प्रोटीन सिंथेसिस, ढेर सारे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, कहाँ, न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ठीक है, इनका नंबर ढेर सारा, और ये क्या कर रहे हैं, एक्टिवली कैरी आउट कर रहे हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे हैं, क्योंकि क्या पहले बना रहे हैं, एक्टिवली क्या बना रहे हैं, आरएनए बना रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं राइबोसोमल आरएनए बना रहे हैं, इसके बाद क्या कर रहे हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे हैं। इसका मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ हो रही है, न्यूक्लियस के अंदर हो रही है, क्योंकि हम जानते हैं न्यूक्लियस के ही अंदर क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है। अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो कहीं ना कहीं प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, और मोस्टली जो ट्रांसलेशन होता है वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये देखिए न्यूक्लियस है, यहाँ पे 2 आउटर इनकी क्या होंगी, बाउंड्री होंगी, या बोल सकते हैं 2 मेम्ब्रेन की बनी होंगी। जो आउटर मेम्ब्रेन होगा उससे क्या निकले होंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकले होंगे, रफ वाले, ठीक है। और 2 न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन के बीच का जो डिस्टेंस होगा 10 to 50 नैनोमीटर होगा, इसे बोलेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। कहीं कहीं देखेंगे जो आउटर न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ क्या किया, फ्यूज हो गया, वहां पे पोर्स बन गए हैं, ठीक है, ताकि जो इसका मटेरियल है बाहर आ सके और साइटोप्लाज्म का अंदर आ सके, दोनों डायरेक्शन में एक्सचेंज हो सके मटेरियल का, ठीक है। ये देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियर पोर बने होंगे, अंदर क्या है, क्रोमेटिन प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होंगे, छोटे छोटे स्पेरिकल लाइक स्ट्रक्चर होंगे जो कि नॉन मेम्ब्रेनस से प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और साथ में आरएनए को भी बनाते हैं, राइबोसोमल आरएनए को भी सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। और ये क्या हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर बोल सकते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स। आगे चलते हैं,
You may recall that the interphase nucleus has a loose and instinct network of the nucleoprotein fiber called chromatin. अगर आपको याद हो इंटरफेस के बारे में, जहाँ पे सेल आराम कर रही है, भाई डिवाइड नहीं कर रही है, बहुत आराम कर रही है, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर है, क्रोमेटिन वहाँ पे मिलेंगे आपको देखने को, ठीक है। बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन द सेल शो द स्ट्रक्चर क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो डिफरेंट स्टेज होंगे किसमें, सेल साइकिल में, आपको ये क्रोमेटिन की जगह या बोल सकते हैं आपको क्रोमोसोम देखने को मिलेगा, कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलेगा। क्रोमेटिन कंटेंट डीएनए एंड ऑल्सो द बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन एंड सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड ऑल्सो आरएनए। जो क्रोमेटिन होगा उनमें डीएनए होंगे, कुछ ऐसे प्रोटीन होंगे जिनको हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, ये कैसे होते हैं, पॉजिटिवली होते हैं, ठीक है। कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन होंगे और आरएनए भी प्रेजेंट होते हैं किसमें, क्रोमेटिन में, ठीक है। A single human cell has approximately 2 meter long thread of the DNA distributed among its 46 या 23 pair of the chromosome, ठीक है। अगर हम सिंगल सेल की बात करते हैं ह्यूमन की, उनमें अगर हम निकाले डीएनए को तो उसका अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर क्या होगी, उसकी साइज होगी, लेंथ होगा, इतना लंबा होगा, ठीक है। इनमें आपको देखने को मिलेगा 46 क्रोमोसोम है या फिर 23 पेयर क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। You will study the detail of the DNA packaging in the form of the chromosome in class 12। आपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मुझसे पढ़ा होगा, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से पैकेजिंग हुई है, किसके डीएनए को कहाँ पैकेजिंग की गई है। यहाँ पे डीएनए पूरी तरीके से रैप हो रहा था हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, क्या बना रहा था, न्यूक्लियोसोम बना रहा था, ठीक है, वहाँ पे आप पढ़ेंगे। Every chromosome visible only the dividing cell essentially has a primary constriction or the centromere on the side of which disc-shaped structure called the kinetochore are present, ठीक है। हर क्रोमोसोम में क्या होता है कि एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ठीक है। ये मान लीजिए क्रोमोसोम है ये, ठीक है, ये क्रोमेटिन होंगे दो, यहाँ पे क्रोमोसोम, यहाँ पे जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होगा इसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं, ठीक है। और उसके चारों, यहाँ पे उसके एक तरफ, यहाँ दूसरी तरफ क्या होता है, काइनेटोकोर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर हम किसी भी क्रोमोसोम को हमको देखना होगा तो हम सिर्फ डिवाइडिंग फेज में देख सकते हैं क्लियरली, इसके अलावा नहीं देख सकते हैं, ठीक है। सेंट्रोमियर होल्ड टू क्रोमेटिन ऑफ द क्रोमोसोम। जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर क्या है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, क्रोमोसोम है, एक क्रोमेटिन हो गया, दूसरा क्रोमेटिन हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे, पहला कंस्ट्रक्शन होगा, इसे सेंट्रोमियर बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक साइड, दूसरी साइड देखिए दो काइनेटोकोर प्रेजेंट हो गए, ठीक है। काइनेटोकोर का अलग काम है कि अटैचमेंट कराएंगे, ठीक है, मेटाफेज में, तो ये सब आप सेल डिवीजन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन जो सेंट्रोमियर का काम है, ये क्या करता है, दो क्रोमेटिन को जोड़ के रखता है। जो ये दोनों क्रोमेटिन है, इनको कौन जोड़ के रखा है, बीच में, यहाँ पे बोल सकते हैं सेंट्रोमियर जोड़ के रखा है, ठीक है। आगे देखते हैं, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप। अगर हम किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, सेंट्रोमियर की पोजीशन देख रहे हैं, कहाँ पे देख रहे हैं, क्रोमोसोम पे, उसके अकॉर्डिंग 4 टाइप के हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। पहला मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हो गया, दूसरा होगा सब मेटासेंट्रिक, तीसरा होगा एक्रोसेंट्रिक और चौथा होगा टेलोसेंट्रिक होगा। चलिए एक एक करके देखते हैं। द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज अ मिडिल सेंट्रोमियर हैविंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। देखिए यहाँ पे कि ये क्या है, एक क्रोमोसोम है, एक हो गया क्रोमेटिक, दूसरा होगा क्रोमेटिक, ठीक है। यहाँ पे जो ये है कौन, सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, जो बीचों बीच प्रेजेंट है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम, बोल सकते हैं मेटासेंट्रिक। यहाँ पे ये वाला आर्म और ये वाला आर्म क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। The submetacentric chromosome has centromere slightly away from the middle of the chromosome resulting into the one short arm and one long arm, ठीक है। अगर सब मेटासेंट्रिक की बात करते हैं कि जो क्रोमोसोम है, ठीक है, इनमें क्या होगा, देखिए कि जो सेंट्रोमियर है वो मिडिल से थोड़ा सा और दूर चला गया, तो एक क्या हो जाएगा, एक शॉर्ट आर्म बनेगा, दूसरा लॉन्ग आर्म बनेगा, थोड़ा बड़ा बनेगा एक आर्म, एक छोटा आर्म बनेगा। जो शॉर्ट आर्म होगा उसको क्या बोलेंगे, प्यू, और जो लॉन्ग होगा उसको बोलेंगे क्यू, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि जो शॉर्ट आर्म होगा वो पी होगा और जो लॉन्ग आर्म होगा उसे क्यू बोलेंगे, ठीक है। अगर बीचों बीच सेंट्रोमियर प्रेजेंट है कहाँ, क्रोमोसोम पे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम मेटासेंट्रिक। अगर थोड़ा सा बीच से अलग, थोड़ा आगे चला गया, आगे चला गया, दूर चला गया, एक छोटा आर्म बनेगा, एक बड़ा आर्म बनेगा, उसे बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है। इन केस ऑफ द एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम द क्रोमोसोम इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग एन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एक्रोसेंट्रिक की, ठीक है, यहाँ पे एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा कि एक कहाँ चला जाएगा, जस्ट अपने दूसरे वाले बोल सकते हैं टर्मिनल पे पास चला जाएगा, ठीक है। जहाँ पे एक क्या होगा, एक बहुत छोटा आर्म दिखेगा, एक बड़ा आर्म दिखेगा, ठीक है। वेयर एज द टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम हैज टर्मिनल सेंट्रोमियर, अब क्या होगा, एट लास्ट
टर्मिनल पे ही पहुंच गया, ठीक है। जो बोल सकते हैं टेलोसेंट्रिक में यहाँ पे क्या होगा क्रोमोसोम में कि टर्मिनल के पास जाके वहाँ पे सेंट्रोमियर है, तो एक सबसे छोटा आर्म बनेगा, एक सबसे बड़ा आर्म बन जाएगा। तो याद रखिए जब भी सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के बीचों बीच में प्रेजेंट है इसे हम क्या बोलेंगे, मेटासेंट्रिक बोलेंगे। अगर मिडिल से थोड़ा सा आगे चला गया उसे बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक। अगर बोल सकते हैं टर्मिनल से थोड़ा दूर है मतलब वो टर्मिनल ही साइड प्रेजेंट है, ठीक है। या बोल सकते हैं एक जहाँ पे आर्म एंड हो रहा है वहाँ प्रेजेंट, इसे बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अगर टर्मिनल पे जाके ही रुक गया मीन्स एकदम एंड पे है, एक सबसे छोटा आर्म बन रहा है एक सबसे बड़ा आर्म बन रहा है, उसे बोलेंगे टेलोसेंट्रिक, ठीक है। आगे देखते हैं। Sometimes a few chromosomes have non-staining secondary constriction at constant location. This give appearance of small fragment called satellite. कभी कभी कुछ क्रोमोसोम में देखने को मिलता है कि सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कौन है, सेंट्रोमियर है, लेकिन जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है नॉन स्टेनिंग है वो कांस्टेंट एक ही जगह पे है, ठीक है, वो मूव नहीं कर रहा है। जैसे सेंट्रोमियर तो मूव कर रहा है, ठीक है, कभी बीच में है, कभी टर्मिनल पे है, कभी थोड़ा मिडिल से और आगे है, कभी एकदम जाके टर्मिनल पे बैठ गया है, ठीक है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। इसे हम क्या बोलेंगे, स्मॉल फ्रेगमेंट होंगे, इसको बोलेंगे सैटेलाइट, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है क्रोमोसोम, ये जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, सैटेलाइट बोलेंगे, ठीक है, कि क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, कहीं मूव नहीं करेंगे। माइक्रोबॉडीज की बात करते हैं। मेनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल कार माइक्रोबॉडी दैट कंटेन वेरियस एंजाइम आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, ठीक है। ढेर सारे छोटे छोटे वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होंगे, इनके ऊपर मेम्ब्रेन होगा, सिंगल मेम्ब्रेन होगा, ठीक है, और इनके अंदर क्या भरे, ढेर सारे एंजाइम भरे हुए, और कहाँ प्रेजेंट है, प्लांट और एनिमल दोनों में। मतलब कि जो माइक्रोबॉडीज होते हैं ये मेम्ब्रेनस होते हैं, वेसिकल टाइप स्ट्रक्चर है, स्पेरिकल शेप में है, इनमें खूब एंजाइम भरे हुए हैं और ये प्लांट एनिमल दोनों में पाए जाते हैं। चैप्टर तो खत्म हो गया, चलिए समरी पढ़ते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल और एग्रीगेट ऑफ द सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सेल से बने हुए हैं, या फिर बोल सकते हैं सेल एक जगह इकट्ठा हो गया, झुंड है, खाली एक साथ जगह इकट्ठा है, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, एग्रीगेट ऑफ सेल। जैसे कि हाइड्रा, जो हाइड्रा है ना वो टिश्यू तो है बट उसमें क्या वो सेल थोड़े थोड़े एग्रीगेट है, मतलब जुड़े हुए हैं दूर दूर पे, मतलब बोल सकते हैं इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है वहाँ पे। सेल वेरी इन दियर शेप एंड साइज एंड एक्टिविटी फंक्शन। जो सेल है उनके डिफरेंट साइज होंगे, शेप होंगे, उनके अलग अलग एक्टिविटी फंक्शन होगा, और उसी फंक्शन के अकॉर्डिंग इनका शेप भी क्या होता है, वेरी होता रहता है सेल का। Based on the presence or absence of the membrane bound nucleus and other organelles, cell hence organism can be named as the eukaryote and prokaryote, ठीक है। किसके बिहाफ पे, कि किसमें, कौन से सेल में न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन है कि नहीं, इसके आधार पर सेल को दो जगह डिवाइड किया। प्रोकैरियोटिक सेल जिसके पास न्यूक्लियस के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के पास क्या होता है, उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, उसके ऊपर क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग सेल को डिवाइड किया गया है। अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल कंसिस्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। अगर हम टिपिकली एक यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं जिसके पास क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, ठीक है, वेल डिफाइंड, न्यूक्लियस होगा जिसके ऊपर मेम्ब्रेन होंगे, साइटोप्लाज्म होगा, और उसके पास सारे एसेंशियल ऑर्गेनल्स भी होंगे, ठीक है। प्लांट सेल हैव सेल वॉल आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो प्लांट सेल होंगे सेल मेम्ब्रेन के बाहर उनके पास क्या होगा, सेल वॉल होगा। अगर बात करते हैं बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। माइक्रोप्लास्ट को छोड़ के सारी बैक्टीरिया के पास क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया के पास सेल वॉल के बाहर भी एक मेम्ब्रेन पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। तो बाहर क्या हो गया, ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन, ये तीनों एक साथ अगर एक यूनिट के जैसे काम करेंगे तो क्या करेंगे, बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगर इंडिविजुअली काम करेंगे तो इनका अलग अलग फंक्शन है सबका। आगे देखते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल एंड फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ सेवरल मॉलिक्यूल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या होते हैं, सेलेक्टिव परमेबल होते हैं, जो कि फैसिलिटेट करते हैं सेवरल मॉलिक्यूल को अंदर बाहर जाने के लिए, क्योंकि इनके पास कैसा लेयर है, बाई लेयर है, किसका, लिपिड का, ठीक है। पोलर हेड का है, बाहर की तरफ है, और जो हाइड्रोफोबिक टेल है अंदर की तरफ है, इनसाइड द मेम्ब्रेन, ठीक है। द इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड ER, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल, ठीक है। जो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है इनमें क्या होते हैं कि 4 ऑर्गेनल्स एक साथ काम करते हैं, ठीक है। इनका फंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेटेड है। जैसे मैंने एक शॉर्ट ट्रिक दिया था, EG लव, प्यार करना बहुत आसान है, ठीक है। E फॉर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, G फॉर गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी एपरेटस बोल सकते हैं, L फॉर लाइसोसोम हो गया, V फॉर वैक्यूल हो गया। ये चारों क्या करते हैं, एक साथ इकट्ठा होकर कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम।
ऑल द सेल ऑर्गेनल्स परफॉर्म डिफरेंट बट स्पेसिफिक फंक्शन। जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है सब क्या है, एक दूसरे से अलग भी है और सबका अलग अलग फंक्शन है। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला दैट फैसिलिटेट लोकोमोशन। जो सेंट्रोसोम है या सेंट्रियोल है ये क्या बनाते हैं, बेसल बॉडी बनाते हैं, किसमें, सीलिया और फ्लैजेला में, जो क्या करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ठीक है। इन एनिमल सेल सेंट्रियोल ऑल्सो फॉर्म ए स्पिंडल एपरेटस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। अगर एनिमल सेल की बात करते हैं तो सेंट्रियोल क्या बनाता है, सेल के अंदर स्पिंडल फाइबर बनाते हैं या फिर बोल सकते हैं स्पिंडल एपरेटस बनाते हैं ताकि सेल का डिवीजन हो सके एनिमल सेल में। ठीक है। न्यूक्लियस कंटेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिक नेटवर्क। ठीक है, जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर भी डबल मेम्ब्रेन है, हमने पढ़ा। ठीक है, जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें से क्या निकला है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम निकला है जिसपे राइबोसोम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम निकले हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन कहीं कहीं फ्यूज हो गए हैं, वहाँ पे पोर पाए जाते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर उसको बोलते हैं हम, जो स्पेस है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर प्लाज्म या न्यूक्लियर मैट्रिक्स। इसके अंदर पाए जाएंगे क्रोमैटिन पाए जाएंगे और दूसरे होंगे छोटे छोटे स्पेरिकल लाइक स्ट्रक्चर जो नॉन मेम्ब्रेनस है, जिनका काम है आरएनए बनाना, मींस राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस करना, प्रोटीन बनाना, और इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई या न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इट इज नॉट ओनली कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनल बट ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल इन हेरिडिटी। इसका काम केवल ऑर्गेनल्स को कंट्रोल करना ही नहीं, इसका काम ये भी है, न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल ये हेरिडिटी है, मीन्स पेरेंट्स के अंदर जो भी ट्रेड्स हैं, जो भी गुण है, बच्चे में भी जाएंगे इसी के थ्रू। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन द ट्यूबुल्स और द सिस्टर्नी। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर है इनका जो स्ट्रक्चर है ट्यूब्यूल लाइक है या फिर बोल सकते हैं सिस्टर्नी जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ द रफ एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आप हाथ से छुएंगे, थोड़े से अगर रफ दिखेंगे तो उसके ऊपर राइबोसोम है उस वाले पार्ट पे, तो हम इसे क्या बोलेंगे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो छूने में थोड़े सॉफ्ट दिख रहे हैं उसे हम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। जो रफ वाले होंगे वो क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। जो स्मूथ वाले इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे वो लिपिड की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है। ER help in the transport of substance, synthesis of the protein, lipoprotein and glycogen। जो ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं सब्सटेंस का, सिंथेसिस करते हैं किसका, प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। लाइपोप्रोटीन इसलिए बनाते हैं क्योंकि स्मूथ वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है। ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन करते हैं। द गोल्गी बॉडी इज द मेम्ब्रेन ऑर्गेनल कंपोज्ड ऑफ द अटैच्ड सैक। ठीक है। जो गोल्गी बॉडी है इनके ऊपर भी मेम्ब्रेन पाए जाते हैं इन ऑर्गेनल्स के ऊपर, और कैसे होते हैं, फ्लैट एंड स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से उनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। यहाँ पे होगा सिस वाले फॉर्म होंगे या फिर हम बोल सकते हैं फॉर्मिंग वाले होंगे या फिर कॉन्वेक्स होंगे। ठीक है। यहाँ पे बनेगा मैच्योर होंगे या ट्रांस फेज होंगे यहाँ पे, या फिर हम बोल सकते हैं कॉन्केव फेज होंगे। ठीक है। आगे देखते हैं। द सिक्रीशन ऑफ द सेल आर पैक्ड इन देम एंड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द सेल। जो सिक्रीशन होगा सेल का वो पैक्ड होगा, कहाँ पैकेजिंग होगी, गोल्गी अपरेटस या गोल्गी बॉडी में होगी, वहां से टारगेट सेल के अंदर भेजा जाएगा या सेल के बाहर उसको भेज दिया जाएगा पैक करके। लाइसोसोम और द सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कंटेनिंग द एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। लाइसोसोम क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, यही इसी की पैकेजिंग हो रही है, कहाँ, गोल्गी अपरेटस में, गोल्गी बॉडी में। ठीक है। तो इनके ऊपर क्या सिंगल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं जिसके अंदर ढेर सारे एंजाइम भरे होते हैं जो मैक्रोमोलिक्यूल्स को क्या करते हैं, खा जाते हैं। ठीक है। और ये कहाँ पे एक्टिव होते हैं, एसिडिक पीएच में एक्टिव होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। आगे दिया राइबोसोम आल्सो इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। जो होते हैं इनका काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन को बनाना। दिस अकर फ्रीली इन दी साइटोप्लाज्म एंड और द एसोसिएटेड विथ ER। ये फ्रीली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं सेल के, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि 80S वाले राइबोसोम की बात की जा रही है। साइटोप्लाज्म के साथ साथ जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पे भी राइबोसोम प्रेजेंट है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहाँ पे क्या होती है, इन जगह पे 80S वाले राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। माइट्रोकॉन्ड्रिया हेल्प इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड जनरेशन ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है यहाँ पे क्या बनता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, मीन्स कि 80S जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ चलते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में चलते हैं। ठीक है, ये साइकिल, और यहाँ पे क्या बनता है, ATP की फॉर्मेशन होती है। दे आर बाउंडेड बाय द डबल मेम्ब्रेन, द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, द इनर वन फोल्ड इनटू सेवरल क्रिस्टा। ये भी जो माइट्रोकॉन्ड्रिया इनमें भी 2 मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। आउटर वाला एकदम सॉफ्ट होगा, उसमें कोई भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। जो इनर वाला होगा, अंदर क्या होगा, मान लीजिए माइट्रोकॉन्ड्रिया आउटर, अंदर वाला जो होगा, इनर वाले कुछ इनफोल्डिंग बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टा बोलते हैं। ठीक है। ये सरफेस एरिया बढ़ा देता, और जो स्पेस होगा उसको बोलेंगे मैट्रिक्स। कहाँ का स्पेस, जो अंदर वाला, जो इनर मेम्ब्रेन है उनके बीच का जो स्पेस होगा ये वाला, इसे हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे, जहाँ पे क्रेब साइकिल चलती है, लिंक रिएक्शन होता है। ठीक है।
आगे चलते हैं यहाँ पे, द प्लास्टिड आर द पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनल फाउंड इन द ऑल प्लांट सेल। इसके अलावा यूक्लिनाइड भी प्रेजेंट होते हैं। जो प्लास्टिड होते हैं जिनमें पिगमेंट्स पाई जाती है ऐसे ऑर्गेनल्स में, और ये कहाँ पाए जाते हैं, जितने भी प्लांट सेल हैं सब में पाए जाते हैं, साथ में यूक्लिनॉइड्स में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, इन प्लांट सेल क्लोरोप्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट सेल हैं उनमें जो क्लोरोप्लास्ट है उनका काम क्या है कि जो सनलाइट आ रही है उसको ट्रैप कर रहे हैं ताकि फोटोसिंथेसिस करा सके। ठीक है, द ग्रेना इन द प्लास्टिड इज द साइट ऑफ द लाइट रिएक्शन एंड द स्ट्रोमा ऑफ द डार्क रिएक्शन। ठीक है, जो बोल सकते हैं ये क्लोरोप्लास्ट है, इनमें भी आउटर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन। आउटर वाला तो सबके लिए परमेबल है, लेकिन जो इनर वाला होगा लेस परमेबल है। जो स्पेस इसे स्ट्रोमा बोलेंगे। इनमें इस तरीके के एक स्ट्रक्चर, इसे थैलाकोइड, ढेर सारे थैलाकोइड एक साथ हो जाए इसे बोलेंगे ग्रेना। थैलाकोइड के अंदर ही क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। यही लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके। जो लाइट रिएक्शन होगा कहाँ होगा, ये होगा ग्रेना में होगा। जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ होगा, स्ट्रोमा में होगा। मतलब कि यहाँ पे बोल सकते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका फिक्सेशन या फिर ग्लूकोज की फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, डार्क रिएक्शन में हो रहा है, वही स्ट्रोमा में हो रहा है। ठीक है, द ग्रीन कलर प्लास्टिड आर क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल, वेयर एज द अदर कलर प्लास्टिड आर क्रोमोप्लास्ट विच में बी कंटेन पिगमेंट लाइक कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। जो ग्रीन कलर के प्लास्टिड होंगे, ठीक है, वो उनको क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे, जिनके अंदर क्लोरोफिल भरे हुए हैं। लेकिन अगर दूसरे कलर के होंगे जैसे क्रोमोप्लास्ट है, उनमें क्या हो, डिफरेंट टाइप के पिगमेंट पाए जाते हैं, जैसे कैरेटीन हो गया, ज़ैंथोफिल हो गया। ये क्या है, फैट सॉल्युबल है, फैट में सॉल्युबल होते हैं। द न्यूक्लियस इज द इंक्लोज बाय द न्यूक्लियर इन्वॉल्व एंड डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर विथ अ न्यूक्लियर पोर। ठीक है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। जो आउटर है उस पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकले हैं, जो इनर है ये क्या है, कहीं कहीं फ्यूज हो गए हैं आउटर से, मेम्ब्रेन वाले से, वहाँ पोर बन गया है। जो इसी पोर से क्या होता है, जो अंदर वाला मटेरियल होता है, जैसे कि अंदर क्या बना है, आरएनए है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई है। ठीक है, न्यूक्लियोप्लास्ट की बात करें वो इजीली साइटोप्लाज्म में जा रहा है। साइटोप्लाज्म का जो मटेरियल है इजीली कहाँ आ रहा है, न्यूक्लियोप्लाज्म में आ रहा है। ठीक है, द इनर मेम्ब्रेन इनक्लोजर द न्यूक्लियोप्लास्ट एंड द क्रोमैटिन मटेरियल। जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। ठीक है, ये भरा हुआ, और उसमें क्या है, क्रोमैटिन मटेरियल भरे हुए हैं। थस द सेल इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ लाइफ। इसीलिए सेल को स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द लाइफ कहा जाता है। आगे चलते कुछ क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें कौन सी बातें सही नहीं है, मिस गलत वाला हमको ढूंढना है। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर द सेल, उन्होंने सेल नहीं, उन्होंने न्यूक्लियस को देखा था, कब, 1831। तो मुझे लग रहा है पहला ही आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत ढूंढना था। चलिए आगे देखते हैं, इसमें स्लेडन एंड स्वॉन फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, ये बात सही है। वर्च्यू एक्सप्लेन दैट द सेल आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन्होंने बताया था कि जो सेल है वो पुराने वाले सेल से ही आ रहा है, मीन्स वहीं से पैदा हो रहा है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैरी आउट द लाइफ एक्टिविटी विद इन अ सिंगल सेल, ये बात भी सही है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं अपनी जो एसेंशियल जितने भी फंक्शन होते हैं एक ही सेल से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, न्यू सेल ऑरिजिनेटेड फ्रॉम या जनरेटेड फ्रॉम, नए सेल कहाँ से बन रहे हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन रहे हैं, तो सी वाला आंसर होगा। आगे देखते हैं, मैच द फॉलोइंग क्रिस्टा, ये क्रिस्टा किसका फॉर्म है, माइट्रोकॉन्ड्रिया का, जिसका नाम बड़ा है माइट्रोकॉन्ड्रिया उसके लिए क्रिस्टा होगा, गोल्गी बॉडी के लिए सिस्टर्नी होगा। ठीक है, तो क्रिस्टा क्या है, इनफोल्डिंग ऑफ द माइट्रोकॉन्ड्रिया, कौन वाले, इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है। सिस्टर्नी की बात करते हैं, सिस्टर्नी क्या है, डिस्क शेप ऑफ द सैक ऑफ द गोल्गी apparatus। थैलाकोइड्स क्या होते हैं, द फ्लैटन मेम्ब्रेन सैक इन द स्ट्रोमा, एक है तो थैलाकोइड ढेर सारे इस तरीके से हो जाएंगे तो ग्रेना हो जाएगा। यहाँ पे लाइट रिएक्शन होता है, तो पहले का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, दूसरे का थर्ड हो जाएगा, और सी का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें कौन सी बातें सही हैं। सेल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव न्यूक्लियस, क्या जितने भी सेल हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म सब में न्यूक्लियस है, नहीं। मैंने बताया ना कि जो मेच्योर आरबीसी है मैमल सेल में उनमें न्यूक्लियस नहीं पाए जाते। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सीप ट्यूब सेल की, जाइलम का मीन्स वेस्कुलर बंडल किस में देखने को मिलता है, हम बोल सकते हैं एंजियोस्पर्म में, वहाँ पे भी बोल सकते हैं न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो पहली बात क्या हो गई, गलत हो गई। बोथ प्लांट एनिमल सेल हैव द वेल डिफाइंड सेल वॉल, क्या प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में सेल वॉल पाए जाते हैं, प्लांट सेल में तो होता है एनिमल सेल में तो नहीं होता है, ये रॉन्ग हो गया। इन प्रोकैरियोट्स देयर इज नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ये बात सही है कि प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं पाया जाता जैसे कि यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, नॉन मेम्ब्रेनस राइबोसोम को छोड़ के, यही दोनों में सेम है, बाकी सारी चीजें डिफरेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, सेल आर फॉर्म डी नेवो फ्रॉम एबायोटिक मटेरियल, क्या सेल यहाँ से बनते, नहीं, सेल तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, इनको हम बोलते हैं ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन होगा। बाकी के और भी क्वेश्चन है, आप इसको करिएगा। अगर किसी भी लाइन में आपको कहीं भी डाउट है, ठीक है, किसी भी पैराग्राफ में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कहीं भी किसी लाइन में भी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई भी करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, अगर आपके पास इसका बुक है
या फिर आपके पास एनसीईआरटी नई वाली पीडीएफ है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी टाइप का अगर आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।